नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद इस हफ्ते। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा हफ्ता कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में कामकाज पूरे दिन हुआ। अवरोध पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की कड़ी नाराजगी का असर हुआ। लोकसभा में भी कामकाज अच्छा रहा। राफेल मामले पर सरकार ने विपक्ष के सारे सवालों के जवाब दिए और इसके अलावा कई विधेयकों को भी मंजूरी मिली। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू हुआ था और ये सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। राज्यसभा में बाकी हफ्तों की तुलना में इस हफ्ते बेहतर कामकाज हुआ। हालांकि कावेरी मुद्दे पर गतिरोध इस हफ्ते भी देखने को मिला और इस हफ्ते राज्यसभा से 2 विधेयक पारित हुए। हफ्ते के पहले दिन यानी 31 दिसंबर को कावेरी मुद्दे और 3 तलाक से जुड़े विधेयक को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही में गतिरोध रहा। सदन में अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाने के फौरन बाद AIADMK के सांसद आसन के करीब आ गए, जिसकी वजह से कार्यवाही बाधित हुई। उपसभापति ने सदस्यों से बार बार सदन की कार्यवाही चलाने का आग्रह किया। इस दिन गतिरोध की वजह से 3 तलाक से जुड़े विधेयक पर बहस भी नहीं हो सकी। गतिरोध जारी रहने की वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। नए साल में जब 2 जनवरी को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने गतिरोध पर चिंता जताते हुए सदस्यों से महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर पारित कराने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार अवरोध से उच्च सदन की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। I earnestly appeal to all of you, whatever issues you have, please come to me. If they are already not admitted, I will consider it positively. And secondly, any issue cannot be dictated. You do this way, then only we will allow the House. This is not acceptable in system. हालांकि 2 जनवरी को भी कार्यवाही अवरोध की भेंट चढ़ गई। सभापति की अपील का भी असर नहीं हुआ और AIADMK DMK के सांसदों ने कावेरी नदी पर बांध का मुद्दा उठाया और कार्यवाही नहीं चलने दी। सभापति ने अवरोध कर रहे इन सांसदों को नियम 255 के तहत दिन भर के लिए सदन से बाहर जाने का भी आदेश किया, लेकिन इसका भी पालन इन सांसदों ने नहीं किया। श्री RS भारती, श्री तिरुचि शिवा, श्रीमती कनिमोजी and TK Sirangovan. I suggest to all these members to immediately withdraw from the House as per the traditions and customs of the House. राज्यसभा में 3 जनवरी को देर शाम तक चली कार्यवाही में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संशोधन विधेयक के अलावा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक को पारित किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर सदन में परिनियत संकल्प पर सार्थक चर्चा हुई। साथ ही शून्यकाल और प्रश्नकाल में शामिल सभी कामकाज भी पूरा किया गया। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों से शीतकालीन सत्र के बाकी बचे दिन में सार्थक तरीके से कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील की। I appeal to every one of you. Please cooperate. And yesterday what happened, I feel very sad that once the chair says something, it should be followed by members. There is no way. And if members are saying, no, we don't follow, then how do we expect the House to function? सभापति एम वेंकैया नायडू की अपील के बाद 3 जनवरी को शीतकालीन सत्र के दौरान पहली बार राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू तरीके से चली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल और प्रश्नकाल के एजेंडे में शामिल सभी विषयों को पूरा करने के लिए सांसदों की तारीफ की। 3 जनवरी को ही लोकसभा से पारित हो चुके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। इसके तहत BEd, DEd और MAd डिग्री धारकों को रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता दी गई, जिन्हें NCTE से मान्यता प्राप्त नहीं थी। इंटीग्रेटेड BEd की कल्पना रखी है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड BEd के आज जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें केवल हनुमंतैया जी थोड़े लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इंटीग्रेटेड BEd पूरा शुरू नहीं हुआ है। अब हम आगे से केवल इंटीग्रेटेड BEd को ही मान्यता देंगे। 2020 से लेकर आगे सभी नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेशन इसी साल मंगाएंगे। 3 जनवरी को ही राज्यसभा से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके तहत अब बच्चों को 5वीं और 8वीं की परीक्षा में पास नहीं होने पर उसी कक्षा में रोका जाएगा। हालांकि इससे पहले बच्चों को 2 महीने के अंतर पर इस कक्षा में एक बार फिर परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। पहले शिक्षा के अधिकार के तहत 10वीं बोर्ड के पहले किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाता था। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री बैठे, 2 दिन बैठे
और 25 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने के मैसेज लेकर आए थे, शिक्षा मंत्री सभी पार्टी के थे, और केब मीटिंग में सबने कहा कि हमें ये बदलाव चाहिए और इससे हमें परमिशन चाहिए। 4 राज्यों ने कहा कि नहीं, वी आर ओके विथ नो डिटेंशन। तो मैंने ये उपाय किया कि भाई ये राज्यों पर हम छोड़ेंगे। सो दिस बिल इज नथिंग बट टू गिव स्टेट्स पावर। इस हफ्ते के आखिरी दिन यानी 4 जनवरी को सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चली। शून्यकाल के दौरान सभापति की अनुमति से विधायिकाओं में महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दे भी उठे। 4 जनवरी को ही राज्यसभा में 2 गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर विचार किया गया। राज्यसभा में डीएमके सांसद तिरुचु शिवा की ओर से 10 अगस्त को पेश किए गए संकल्प पर आगे की चर्चा हुई। संकल्प के जरिए उन्होंने देश में विधवाओं के कल्याण के लिए उपयुक्त कानून बनाने की मांग की, जो विधवाओं की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। हालांकि महिला और बाल विकास राज्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने संकल्प वापस लेने से मना करते हुए मत विभाजन की मांग की। मतदान में 25 के मुकाबले 38 वोट से प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। वहीं बीजेपी सांसद विकास महात्मे ने अपने संकल्प के जरिए सरकार से भारित सूचकांक पद्धति आरक्षण के लाभों को लागू करने की नई पद्धति अपनाने का अनुरोध किया। सरकार के आश्वासन के बाद बीजेपी के विकास महात्मे ने आरक्षण नीतियों को क्रियान्वित करने की मौजूदा पद्धति में बदलाव से संबंधित अपना संकल्प वापस ले लिया। चर्चा के जवाब में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे अहम मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार ने इसी मंशा से जस्टिस रोहिणी आयोग गठित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में शुक्रवार यानी कि 4 जनवरी को महिला आरक्षण विधेयक को संसद से पारित कराने की मांग उठी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद और विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में लंबित इस विधेयक को राजनीति से ऊपर उठकर महिला अधिकारों के लिए पारित करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा देश में व्यापक राजनीतिक सहमति के बिना होना मुश्किल है। राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को अच्छा कामकाज देखने को मिला। कार्यवाही की शुरुआत में ही सभापति ने समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन की ओर से महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर दी गई नियम 267 के तहत नोटिस का संज्ञान लिया। उन्होंने नोटिस को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। The women members of the house, they have given notice and they have also met me and they made a request in the house also that they may be permitted to raise the issue of lack of proper representation for women in parliament. I have decided now to take up that as the first issue today in the 0 hour. There is a unnecessary rumor that is going around saying that we are against the reservation bill. We are not against the reservation bill. We are for the reservation bill. But we have certain recommendations. The women reservation bill in its present form would only benefit rich and urban women and not the poor and rural women. A provision of sub-reservation for other backward classes, women and Dalit women should be added to the bill with 33% reservation for the same. विभिन्न दलों की महिला सांसदों ने भी इस बारे में अपनी राय रखी, लेकिन सभी की राय इस बारे में एक मत थी कि वक्त आ गया है जब महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाए। Bengal and Trinamool have already taken care of women reservations. So, sir, what the Bengal thinks, Bengal's thought today, let India thinks tomorrow. Sir, my party Trinamool Congress is already party in India, which is practical terms has already implemented women reservation even before the bill is passed. बिना रिजर्वेशन के महिला को नहीं देंगे, टिकट भी नहीं मिलते ना लोकसभा में, राज्यसभा में तो होता है, पार्टी सिलेक्ट करता है, इसके बाद इलेक्शन होता है, लेकिन लोकसभा, नॉट ओनली लोकसभा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ऐसे ही होता है, असेंबली में तो छोड़िए। So I would urge the central government, bring the bill now. It is the right time. 9 years have passed, but now you have to you bring the bill in the Lok Sabha, pass it in the Lok Sabha, because you have enormous
majority, pass it in the Lok Sabha and bring the bill now that women should be given equal representation, not only 33%. We are asking for equal representation. My second point is, more women in both houses will enhance grace, wisdom, and harmony. Number 3 point, sir, very short point. Anyhow, when the bills are passed in both houses, they should not come as hand-downs from the male members of any party. It should be done with a lot of grace, and deraye, durustaye, that should be the feeling. Thank you, sir. Thank you. We've always been supporting this bill, and we've written to the government many times to bring this bill and to pass it in the parliament. We are with you, we support this bill, and I think it is very, very, very important. We see what is happening in Sabarimala, we see, women are just, there's so much discrimination against women in this country. So to address that, I think our voices should be heard and laws cannot be made without women. Thank you, sir. अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और विमेन को हक देने की बात करते हैं, जहां कई ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर विमेन को हक देने की बात, हम उसके हक में हैं, लेकिन सभी विमेन्स का देखना होगा, तब तक एम्पावरमेंट नहीं आ सकती जब तक वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आती है, उनको डिसीजन लेने का हक नहीं मिलता है, उनको लॉ बनाने का हक नहीं मिलता। मैं चाहूंगी कि आज जो चर्चा हो रही है इसमें महिलाओं को नौकरियों में भी 35% आरक्षण मिले और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू कराने का काम किया जाए। भाई ने कह रहे थे कि जहाँ पे मुख्य धारा में निर्णय की बात आती है वहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए, इसका हम सम्मान करते हैं, निश्चित ही ऐसा होना चाहिए। पर आप जब से देख रहे होंगे कि आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बागडोर संभाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पे है वहां पर पे आज 50% आरक्षण, 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, जिसके जीते जाते उदाहरण मैं यहाँ पे हूँ। महिलाओं को संसद और विधायिकाओं में 1/3 आरक्षण मुहैया कराने से जुड़ा बिल 2010 में राज्यसभा से पारित हुआ था, लेकिन उसके बाद इस पर मामला आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि सभी राजनीतिक दलों में इसे लेकर सहमति नहीं दिखी। अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 13% से कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुरुवार यानी कि 3 जनवरी को जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन से जुड़े परिनियत संकल्प को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। इस संकल्प पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को तैयार है। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन से जुड़े परिनियत संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को बड़े आर्थिक पैकेज से लेकर रोजगार के मौके मुहैया कराए हैं, जिससे वहां के लोगों को मुख्यधारा में लाने में मदद मिल रही है। कश्मीर में शांति के लिए सरकार सभी पक्षों से बातचीत के लिए भी तैयार है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा को उन सभी परिस्थितियों की जानकारी दी जिनके चलते वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली के लिए जो भी जिसके सुझाव होंगे, वह सारे सुझाव मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, उसके आधार पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। हमारी सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए यह कहना कि वहां पर इस प्रकार के हालात जो बने हुए हैं उसके हम लोग जिम्मेदार हैं, वो उचित नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में यह सब कुछ हुआ है। कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि क्या इसके बाद आप वहां पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। चुनाव कराना तो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम लोगों की तरफ से कहीं पर कोई बाधा नहीं है। इलेक्शन कमीशन वहां चुनाव संपन्न कराने के लिए जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की आवश्यकता होगी, यदि वो मांगेगा तो सारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी हम उसको मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेता सदन अरुण जेटली ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आजादी के बाद कभी भी कश्मीर के मुद्दे को कांग्रेस की सरकारों ने गंभीरता से हल करने की कोशिश नहीं की। बेहतर होगा कि अगर इतिहास में जाना है आजाद साहब, और अगर ब्लेम गेम में जाना है, तो मैं केवल आपको इतना कह दूं कि जब इतिहास फैसला करेगा कि कश्मीर के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण सही था या पंडित जवाहरलाल नेहरू का सही था, तो शायद बहुत बड़ी तकलीफ आपको होगी। लेकिन अगर आपको स्टेट्समैन बनना है और आपकी पार्टी को बनना है, तो कम से कम भविष्य की हम लोग सोचें।
चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में इजाफे से लेकर सीमा पार गोलीबारी में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। माननीय गृह मंत्री जी, आपको भी मालूम है आज पीएचडी वाले जा रहे हैं, आपको एक डॉक्टर नौकरी छोड़ कर चला गया। आज डॉक्टरी के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? 50 लाख, 1 करोड़, और उसके बाद नौकरी छोड़ के वो मिलिटेंट बन जाए, इंजीनियरिंग छोड़ के मिलिटेंट जाए, लॉ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी कैंडिडेट मिलिटेंसी में जाए, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे कश्मीर में जब भी कोई अच्छी बात आती है, कश्मीरी जो है वो भरोसा करते हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में लाल किले पे कहा कि हम कश्मीर में जो इलेक्शन है साफ शफाफ करेंगे, कश्मीरियों ने भरोसा किया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी प्रस्ताव का लोकसभा पहले ही अनुमोदन कर चुकी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के 6 महीने पूरे होने के बाद राज्यपाल की सिफारिश पर गत 20 दिसंबर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा से इस हफ्ते इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक समेत 5 विधेयक पारित हुए। इसके साथ ही 2018-19 की पूरक अनुदान मांगों की दूसरे बैच पर भी चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन के कामकाज को बाधित करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में AIADMK और TDP के 45 सांसदों को निलंबित किया। लोकसभा से 31 दिसंबर को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक 2018 पारित हो गया। चिकित्सा शिक्षा को नियमित करने वाले इस विधेयक में बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाने का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर में नीति आयोग के सदस्य, एम्स के निदेशक समेत मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी कई वरिष्ठ हस्तियां रहेंगी। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सारे रिप्यूटेड डॉक्टर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पायनियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, उनकी हमने एक बोर्ड का गठन किया और उसके बोर्ड के माध्यम से आज हम काम कर रहे हैं। जहां तक इस तरीके का सवाल है, ये पहले भी 2010 में इस तरीके की व्यवस्था की गई है और वही व्यवस्था हमने फिर से की है। मैं चाहूंगा कि हाउस इसको, सभी लोगों का इसमें हमको समर्थन मिले और ठीक से मेडिकल रेगुलेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकें और जो मेडिकल एजुकेशन है उसको हम स्ट्रीमलाइन कर सकें, उसके लिए ये कारगर प्रयास हुआ है। दिसंबर को ही लोकसभा से वित्त वर्ष 2018-19 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार को राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इसके अधिशेष पैसे का बैंकों के पूंजी बढ़ाने और गरीबी कम करने में उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद लोकसभा से विनियोग विधेयक को मंजूरी मिली। 4 वर्षों में जब कांग्रेस 3.8 करोड़, यानी जब से इनकम टैक्स एक्ट आया, केवल 3.8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे। पहले 4 वर्षों में ये 6.86 हो गया और जब 5 साल पूरे होंगे तो वो 3.8 का आंकड़ा लगभग दुगना हो चुका है। 2 जनवरी को शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार कार्यवाही बाधित करने वाले सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कार्रवाई की। उन्होंने AIADMK के 24 सांसदों को निलंबित कर दिया। इन सदस्यों पर नियम 374A के तहत कार्रवाई की गई। इन सभी सांसदों को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने शीतकालीन सत्र की बाकी बैठकों के लिए निलंबित किया। 3 जनवरी को भी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कार्यवाही बाधित करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की। उन्होंने इस दिन AIADMK और TDP के 21 सांसदों को 4 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया। इन सांसदों पर नियम 374A के तहत कार्रवाई की गई। इस हफ्ते के आखिरी दिन लोकसभा से 3 विधेयकों को मंजूरी मिली। सबसे पहले लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक 2018 को पारित कर दिया। 16 कॉर्पोरेट अपराधों को नए सिरे से सूचीबद्ध करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। इसके बाद लोकसभा ने शुक्रवार को आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। विधेयक में नागरिकों की निजता सुरक्षा रखने और दुरुपयोग को रोकने को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थ केंद्र विधेयक 2018 भी लोकसभा से पारित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
लोकसभा में नियम 193 के तहत राफेल मामले पर बुधवार को हुई चर्चा पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विस्तार से विपक्ष को जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए सदन को बताया कि यह सौदा यूपी के डील से सस्ता और बेहतर है। इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राफेल विमान की कीमत, उनकी संख्या और ऑफसेट पार्टनर को लेकर देश को गुमराह कर रही है। रक्षा मंत्री ने राफेल सौदे को कीमत, रखरखाव और डिलीवरी के लिहाज से बेहतर करार दिया। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने फ्रांस से बनकर आने वाले विमानों की संख्या 18 से बढ़ाकर 36 की है। 2022 तक सभी 36 विमानों की डिलीवरी हो जाएगी। Yes, instead of one squadron, which is 18, in that account we will get 2 squadrons, which is 36. Fly away. Now you're misleading the country. You're misleading the country. You're misleading the country by saying Modi ji reduced 126 to 36. No, madam. Your 18 has been increased to 36, and that is coming this year. That is in 2019. This year, September, you will have the first aircraft, and the 36th aircraft will be here in 2022. कांग्रेस की ओर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 2005 से 2014 के बीच सत्ता में रहते हुए HAL की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उनकी सरकार ने HAL की क्षमता बढ़ाने के साथ ही 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट दिए हैं। If you really wanted to do something for the HAL during 2005 and 14, you have not done a thing. Totals to 1 lakh crores which we have given for HAL. इससे पहले बुधवार को लोकसभा में राफेल सौदे पर नियम 193 के तहत चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को देश की सुरक्षा का नहीं, पैसे का गणित समझ में आता है। The Congress Party, which has in the past been headed by great legends, is today headed by a gentleman who doesn't even have a basic understanding of what a combat aircraft is. They did not understand national security. They only understand paisa, to use his own word. अरुण जेटली ने जेपीसी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि राफेल पर केंद्र सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो गया है, इसलिए जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक नजरिए से देख रही है। The judgment says we asked for the price in order to satisfy the conscience of the court. The government placed the price before us. We opened the envelopes, we read the price, and after going through it, we don't think it is a case where we would like a judicial review of the pricing at all. सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनावी जरूरत उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बोफोर्स, अगुस्ता वेस्टलैंड और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। ऐसे में एनडीए सरकार के खिलाफ बनावटी आरोप गढ़े जा रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बुधवार को लोकसभा में राफेल सौदे पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने राफेल की पुरानी डील को रद्द करने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। और इससे पहले राफेल सौदे पर लोकसभा में हुई चर्चा में कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। राफेल सौदे, विमानों की कीमत पर सवाल खड़े किए गए और इस मामले की जेपीसी जांच की मांग दोहराई गई। Did the Air Force change their demand for the number of planes, or did you unilaterally, without asking the Air Force, change this demand? Why did the price go from 526 crores to 1600 crores? हमारी जो सबसे बड़ी सार्वजनिक संस्था है HAL, उस HAL के साथ जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट होना था, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके जिस तरह से एनडीए ने प्राइवेट कंपनियों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये निश्चित रूप से जितनी भी शंकाएं इसमें हो सकती हैं, वो शंकाएं बहुत लाजमी हैं। Why
1670 crores instead of 526 crores? Why 36 jets in place of 126 jets? Why not you gave a fresh discussion with Eurofighter? Why? Because, madam, a workshop agreement with the HAL and the French company has already been at the final stage. Paid for 36 aircraft is about 60,000 crores, madam. It is nearly 2.5 times what the government states in Parliament. So I would like the Honourable Defence Minister to explain the discrepancy and how come you are paying more than 2.5 times for Rafale. बेंचमार्क प्राइस ठीक करना था, उसके बाद बाकी नेगोशिएशन होते, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले ही घोषणा कर दिए बेंचमार्क प्राइस करने से पहले। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।